दोस्तों आज हम लोग साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बायोलॉजी में आएगा। और इस टॉपिक का नाम है फूड। फूड का मतलब होता है भोजन, और इसे हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, सीटेट के परीक्षा में विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि इस अध्याय से वर्ष 2011 में एक प्रश्न, 2012 में 2 प्रश्न, 2014 में 2 प्रश्न तथा वर्ष 2016 में एक प्रश्न पूछा गया है। सीटेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न मुख्यतः भोजन, खाद्य परीक्षण, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन प्रकरणों से संबंधित है। देखिए, भोजन क्या होता है। भोजन, फूड, वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जिसकी मात्रा एवं उसके अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत, पौधे तथा जंतु उत्पाद दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के फसली पौधे से हमें विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जंतुओं में गाय, भैंस, बकरी से हमें दुग्ध यानी दूध, कुक्कुट से मांस एवं अंडे, कुक्कुट का मतलब हो गया मुर्गी, बकरी तथा सूअर से मांस प्राप्त होता है। कुछ पौधे एवं उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थ, फसली पौधे और भोज्य पदार्थ। अनाज से हमें क्या प्राप्त होता है? चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा। अब देखिए, दलहन जो पौधे होते हैं, फसली पौधे, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? तो दलहन से हमें चना, मटर, अरहर, मसूर, मूंग, इन जो ये सारे हैं, इसको हम लोग दलहन पौधे बोलते हैं। तिलहन, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, तिल। शर्करा फसल, इसके अंदर गन्ना, चुकंदर आता है। बागवानी फसल, इसके अंदर जो है चाय, कॉफ़ी, नारियल, ये आता है। सब्जी के अंतर्गत आलू, परवल, कद्दू, टमाटर, गोभी, मूली, प्याज इत्यादि आता है। मसाले के अंतर्गत हल्दी, धनिया, मिर्च, इलायची, लौंग, अदरक, जीरा इत्यादि आता है। फल के अंतर्गत हमें आम, केला, नाशपाती, पपीता, संतरा, सेब इत्यादि देखने को मिलते हैं। अब देखिए, भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं। भोजन की उत्कृष्टता उसमें उपलब्ध पौष्टिक तत्वों के आधार पर तय की जाती है। ये पौष्टिक तत्व ही भोजन के अवयव यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। पौष्टिक तत्व भोजन में पाए जाने वाले ये रासायनिक यौगिक हैं जो भोजन में से अवशोषित होकर हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल एवं रुक्षांश होते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए इन विभिन्न अवयवों की हमारी भोजन में उपस्थिति आवश्यक होती है, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है पोषक तत्व। पोषक तत्व भोजन के वे घटक जिनकी आवश्यकता शारीरिक वृद्धि, जनन, स्वस्थ जीवन के लिए प्रचुरता में होती है, पोषक तत्व कहलाते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। पौष्टिक तत्वों को सामान्यतया वृहद पौष्टिक तत्वों एवं सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों में विभाजित किया जाता है। अब वृहद पौष्टिक तत्व क्या होता है? वृहद पौष्टिक तत्व को हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स भी कहते हैं। आहार और ऊर्जा की आपूर्ति करने के साथ साथ शरीर के विकास एवं उसके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जरूरी पौष्टिक तत्व बनाते हैं।
कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सूक्ष्म खनिज तत्व और जल वृहत पौष्टिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, सूक्ष्म पौष्टिक तत्व, जिसे इंग्लिश में माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहते हैं। इन तत्वों में विटामिन, जल और वसा दोनों में घुलनशील और आवश्यक सूक्ष्म खनिज तत्व शामिल होते हैं। इन पौष्टिक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति अच्छे स्वास्थ्य, कार्यात्मक दक्षता एवं उत्पादकता के लिए मूलभूत आवश्यकता है। देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बने होते हैं। इन तत्वों का अनुपात कार्बोहाइड्रेट में सामान्यतः 1:1:2:1 होता है। यानी कार्बन का जो अनुपात होगा 1 होगा, हाइड्रोजन का अनुपात 2 होगा और ऑक्सीजन का अनुपात 1 होगा। इनका सामान्य सूत्र CnH2ON का हॉल n होता है, H2O का हॉल n होता है, जहाँ n इक्वल टू हो जाएगा कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर हेतु ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। ये ऑक्सीजन के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 17 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। इसके मुख्य स्रोत आलू, फल, केला, आम, अनाज, चावल, गेहूँ, मक्का, शर्करा में शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, रोटी, दूध आदि हैं। जब कार्बोहाइड्रेट का उपयोग आवश्यकता से अधिक किया जाता है तो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट शरीर में वसा यानी फैट के रूप में एकत्रित हो जाता है। इसे लाइपोजेनेसिस कहते हैं। जीवित कोशिकाएं रक्त से ग्लूकोज का अवशोषण करती है। ग्लूकोज के आधिक्य का यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचयन ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। एक वयस्क को प्रतिदिन 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जबकि बढ़ते हुए बच्चे, खिलाड़ी आदि को अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। स्टार्च परीक्षण, स्टार्च टेस्ट। खाद्य वस्तु में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण उसमें 2 से 3 बूंद ड्रॉप तनु आयोडीन विलयन को डालकर करते हैं। यदि यह नीला काला हो जाता है तो उसमें स्टार्च उपस्थित है। स्टार्च खाद्य पदार्थ जैसे आलू, ब्रेड तथा चावल आदि में पाया जाता है। अब हम लोग प्रोटीन के बारे में जानेंगे। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जिलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा शेष 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। प्रोटीन सर्वप्रथम अमीनो अम्लों में टूटते हैं, इसके पश्चात इनका पाचन होता है। अमीनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला, आवश्यक अमीनो अम्ल। इनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, ये आहार द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। उदाहरण के लिए लाइसिन, मिथियोनिन, वेलाइन, ट्रिप्टोफैन तथा फिनाइल एलिनिन है आदि है।
अब देखिए, अनावश्यक अमीनो अम्ल, इनका संश्लेषण शरीर में होता है तथा इनको बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए एलनिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटेमिन, सिस्टीन, प्रोलिन, सीरिन, हिस्टिडीन तथा टायरोसिन है। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता 70 से 100 ग्राम होती है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। कुछ प्रोटीनों में गंधक, फास्फोरस और लौह भी पाया जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 5.65 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत दालें, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही इत्यादि हैं। कुछ आवश्यक प्रोटीन। शारीरिक प्रोटीन और उसके कार्य। एंजाइम क्या करता है? तो जैव उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक होता है। हार्मोन्स शरीर की क्रियाओं का नियमन करते हैं। परिवहन प्रोटीन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन कोशिका एवं ऊतक का निर्माण करती है। रक्षात्मक प्रोटीन प्रतिरक्षी संक्रमण से रक्षा करने में सहायक है। संकुचनशील प्रोटीन ये पेशी संकुचन एवं चलन हेतु उत्तरदायी है। उदाहरण मायोसिन, एक्टिन आदि। प्रोटीन कोशिकाओं, जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकॉर एवं मैरेस्मर नामक रोग हो जाता है। क्वाशियोकॉर रोग से बच्चों के हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं एवं पेट बाहर की ओर निकल आता है। मैरेस्मर रोग से बच्चों के शरीर की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। प्रोटीन परीक्षण कैसे करते हैं? प्रोटीन टेस्ट। हम खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन की उपस्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो इसका पेस्ट या चूर्ण बनाते हैं। अब इस चूर्ण की थोड़ी सी मात्रा परख नली में लेकर इसमें 10 बूंदें जल की डालते हैं। इसके बाद इसमें कॉपर सल्फेट SuSO4 की 2 बूंदें तथा 10 बूंदें कॉस्टिक सोडा NaOH विलयन की डालते हैं। यदि परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है तो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित होगा। अगर नहीं होता है तो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति नहीं होगी या फिर कम होगी। वसा या लिपिड। वसा वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं जो कार्बन C, हाइड्रोजन H एवं ऑक्सीजन के बने होते हैं। इसमें अत्यधिक कैलोरी यानी ऊर्जा होती है। ये आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत होते हैं। 1 ग्राम वसा बराबर 37 किलो जूल या 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ये जल में अम्लीय एवं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होते हैं। घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडपितक, मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पति तेल वसा के मुख्य स्रोत होते हैं। वसीय अम्लों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर लिपिड 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल लिपिड जिसको सिंपल लिपिड्स बोलते हैं। इनमें वसीय अम्ल नहीं होते हैं और इनका साबुनीकरण भी नहीं होता है। दूसरा जटिल लिपिड कॉम्प्लेक्स लिपिड, इनमें वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं और इनका साबुनीकरण हो जाता है क्योंकि ये क्षारीय जल अपघटन द्वारा साबुन प्रदान करते हैं।
वसा का जल अपघटन लाइपेज एंजाइम द्वारा छोटी आंत में होता है। कुछ विटामिनों के अवशोषण के लिए शरीर में वसा का उपस्थित होना आवश्यक है। मक्खन एवं घी आदि वसाएं सामान्यतः कच्छ ताप पर ठोस होती है। यह जंतुओं से प्राप्त होती है। मस्टर्ड ऑयल, मूंगफली का तेल एवं अन्य वनस्पति तेल कच्छ ताप पर सामान्यतः द्रव अवस्था में होते हैं। यह कच्छ से मतलब है कि रूम टेम्परेचर पे जो है ये लिक्विड अवस्था में होते हैं, जिनकी प्राप्ति पौधों से होती है। भोजन में संतृप्त वसाओं को अधिक ग्रहण करने से हृदय रोग हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर ज़्यादा ऑयली अगर हम लोग खाएंगे तो हमें हार्ट से संबंधित रोग हो सकते हैं। इसमें रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हाइपर कोलेस्ट्रोलियमिया हो सकता है। मानव आहार में अधिक मात्रा में असंतृप्त वसाएं होनी चाहिए। इनका निर्माण शरीर द्वारा नहीं होता है। इस प्रकार के वसा अम्लों को आवश्यक वसा अम्ल जैसे लिनोलिक अम्ल कहते हैं। वसा शरीर के बहुत से अंगों जैसे नेत्र, गोलक, वृक्क, रीनल पेट, अंडाशय आदि को झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। लिपिड की अधिकता से मोटापा बढ़ जाता है। अब वसा परीक्षण कैसे करेंगे? फैट्स टेस्ट। खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा की उपस्थिति का हम परीक्षण कर सकते हैं। सर्वप्रथम खाद्य पदार्थ की कुछ मात्रा कागज में लपेटकर इसे चूर चूर कर लेते हैं। इससे कागज पर तेलनुमा धब्बे बन जाते हैं जो वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। वे कार्बनिक यौगिक जो अति अल्प मात्रा में मनुष्य एवं जंतुओं के शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक होते हैं, अतिरिक्त आहार कारक या विटामिन कहलाते हैं। इन्हें विटामिन नाम फुंक दिया था। अच्छा, इन्हें विटामिन का नाम जो है विटामिन नाम फंक ने दिया था। विटामिनों की कमी से अनेक रोग हो जाते हैं। इन रोगों को एविटोमिनोसिस कहते हैं। अधिक मात्रा में विटामिन लेना भी हानिकारक होता है। इस अवस्था को विटामिनोसिस कहते हैं। विटामिन उपापचयी क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते हैं, किंतु अनेकों एंजाइमों के सहकारक को फैक्टर की भांति कार्य करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन उपापचय में भाग लेते हैं। विटामिन उपापचय नियामक मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं। विटामिनों के पूर्वगामी या प्रिक्सर को प्रोविटामिन कहते हैं। कैरोटीन विटामिन ए के तथा एंगस्टेरॉल विटामिन डी के पूर्वगामी हैं। ड्रमंड ने सन 1920 में विटामिनों का अक्षर क्रम में नाम रखने का विचार रखा। विटामिनों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, जल में घुलनशील विटामिन, सॉल्युबल विटामिन इन वाटर, बी समूह के विटामिन एवं विटामिन सी। दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, सॉल्युबल विटामिन इज फैट। पहला है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के तथा विटामिन ई। ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जो हम लोग का विटामिन बी और विटामिन सी होता है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के स्रोत, कार्य एवं कमी के प्रभाव, यानी विटामिन के कौन कौन से स्रोत होते हैं, उसके कौन से कार्य होते हैं और उसके कमी से क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, विटामिन